हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई कल वाली क्लास में हमने क्या किया था। हमने सिलेबस को जो है डिस्कस किया था। कौन सी यूनिट जो है इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस वाली यूनिट को क्या किया था, डिस्कस किया था कि कहाँ से जो है कैसे हम सिलेबस करने वाले हैं एंड पीवाईक्यूज में क्या क्या क्वेश्चंस जो है कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जितने भी कल तो हमने सिर्फ क्या लिया था, एक ओवरव्यू लिया था किस चीज़ का, पीवाईक्यू प्लस जो सिलेबस है उसका। आज हम क्या करने वाले हैं, जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं 56 स्थान वाले जो ग्रुप वाला जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, सो उसमें जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं उनका मैंने डीप में एनालिसिस किया है, वो आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच ईयर वॉज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोल देते हैं, सार्क। यानी सार्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई थी। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, कब हुई थी, 1985 में हुई थी। यानी हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, मेनली आप याद रखना, देखो इस टाइप के जो वर्ड हैं या कोई भी कॉरपोरेशंस वगैरह है या किसी की इस्टेब्लिशमेंट वगैरह पूछी गई है, सो आप इनको इंग्लिश में जितना याद रखोगे उतना ही बेटर है, क्योंकि हिंदी में जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी इंग्लिश में अगर याद रखोगे तो बेनिफिट है। ठीक है। सो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1985 में हुई थी। अब जो है एग्ज़ाम में ये चीज़ तो पूछ ली कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है इसकी, 1985 में। अब इसके ये वाला जो टॉपिक है इसके बारे में और क्या पूछा जा सकता है वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो फर्स्टली जो सार्क है भाई होता क्या है, सार्क क्या होता है कि एक इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं रीजनल बेस पे, एक यूनियन होता है किस चीज़ का, साउथ एशिया में। यानी जितने भी जो कंट्रीज़ हैं या जो मेंबर्स बनी हुई है उनका क्या होता है, एक यूनियन होता है जिनका एम क्या होता है, उनका एम होता है इकोनॉमी की ग्रोथ को प्रमोट करना होता है, सोशल प्रोग्रेस करनी होती है, कल्चर का डेवलपमेंट और रीजनल इंटीग्रेशन, ये सब क्या होता है, इनका पर्पस होता है। यानी हिंदी में आप बोल सकते हो एक संगठन है ये। ठीक है। जिसमें मेंबर्स होते हैं कंट्रीज़ के, और इनका जो मेन मोटिव होता है ये आर्थिक विकास, सांस्कृतिक सहयोग वगैरह, ये इनका मोटिव होता है, यानी क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, अब ये तो मैंने सिर्फ इसका मीनिंग बताया है, क्योंकि ये जो है कॉमर्स का टॉपिक है, यानी इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड ये टॉपिक है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अदर स्ट्रीम से हैं, उनको पता नहीं होगा कि सार्क जो है होता क्या है। ठीक है। तो सार्क जो है उन्होंने क्या किया कि सार्क है, इनका जो ईयर है वो याद कर लिया और हो गया, बट उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि सार्क होता क्या है। सो अब इसके बारे में और की जो फैक्ट है वो हम देखेंगे कि क्या क्या पूछा जा सकता है। इसकी फुल फॉर्म तो पता ही होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई है, 8 दिसंबर 1985। अब देखो भाई जो कॉमर्स ग्रुप का एग्ज़ाम होगा उसमें जो है ईयर से काम नहीं चलेगा, वो क्या पूछ लेंगे, साथ में डेट एंड मंथ भी पूछ सकते हैं। सो ये चीज़ भी याद रखनी है, कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये दो चीज़ें मेनली जो है इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, मेनली दो चीज़ें ही पूछी जाती है, एक तो ईयर पूछा जाता है और दूसरा क्या पूछा, यानी कौन से ईयर में इस्टेब्लिशमेंट हुई है, दूसरा क्या पूछा जाता है कि कौन से कहाँ पे जो है इनका हेडक्वार्टर है, ऑफिस जो कहाँ है, हेडक्वार्टर इनका कहाँ है। सो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है भाई, नेपाल के अंदर है, काठमांडू। ये इसका क्या है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। फिर याद रखना है इसकी जो सबमिट है वो कहाँ हुई है, 1985 में जो है बांग्लादेश में जो है इसकी सबमिट हुई है। और इसमें जो है मेंबर्स जो है कितने जो मेंबर्स है वो इसमें इंक्लूडेड हुए हैं। सो करंट जो मेंबर्स है कंट्रीज़ के वो कितने हैं, इसमें 8 कंट्रीज़ जो है इसमें इंक्लूड हुई हैं। और ऑब्जर्वर मेंबर्स जो है कंट्रीज़ के कितने हैं, इसमें 9 है, ये याद रखना है। और मेन मोटिव जो है ऑब्जेक्टिव हमें पता ही है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन सहयोग करना। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भाई याद रखना है, ये इस्टेब्लिशमेंट हो गई। और इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है। और जो है इसकी जो है सदस्य जो देशों में जो संख्या है इसकी वो कितनी है, 8 है। और पर्यवेक्षक देश जो कितने हैं, 9 है। ये याद रखना है जो हिंदी मीडियम वाले हैं। बट मैं तो इतना ही बोलूँगी कि इंग्लिश में अगर याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा हिंदी से। ये जो इस टाइप के जो फैक्ट होते हैं ये अगर इंग्लिश में याद करोगे तो आपको बेनिफिशियल रहेगा, आपको ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन यहाँ है। अब इसमें और क्या पूछा जा सकता है
इसकी जो सबमिट है 2014 में जो है, लास्ट सबमिट जो है इसकी कहाँ हुई थी, काठमांडू नेपाल में हुई थी, 2014 में हुई थी। और फिर जो 19 जो सार्क सबमिट हुई थी 2016 में, वो कैंसिल हो गई थी। ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो टेररिस्ट अटैक वगैरह हुआ था उससे जो है ये सबमिट जो है क्या हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। और इसमें जो है पाकिस्तान ने ही तो किया था जो अटैक वगैरह है, जिससे जो है बॉयकॉट हो गया था। यानी उसमें बॉयकॉट क्या होता है, बंद कर देना, लेन देन जो है वो बंद कर देना। तो उन्होंने उसके साथ क्या है, बंद कर दिया था। सो जो सबमिट है उनकी वो क्या हो गई थी, कैंसिल्ड हो गई थी। सो ये है भाई सार का टॉपिक। ये जो टॉपिक है एग्जाम में पूछा गया है, बट यहाँ से क्वेश्चन क्या है, हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, और जो है इस्टेब्लिशमेंट इसकी याद रखनी है, और इसकी जो अदर स्ट्रीम्स के बच्चे जिनको फुल फॉर्म वगैरह नहीं पता वो याद रखनी है। तो आपको नोट्स में क्या डालना है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट क्या डालना है, इस्टेब्लिशमेंट डालनी है इसकी। सेकंड क्या डालना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो डालना है। नोट्स में नोट डाउन करते चलो, क्योंकि अब आपको ये वीडियो में याद लग रहा है, बट बाद में आप इतनी सारी चीज़ें कलेक्शन हो जाएगा, आप भूलते चले जाओगे। तो नोटबुक में अपना नोट डाउन करते चलो, ज़्यादा कुछ नोट डाउन करने की नीड नहीं है, जितना बोल रही हूँ उतना नोट डाउन करो। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, 1985 में हुई है। और मैंने क्या बोला कि जो कॉमर्स ग्रुप वाले बच्चे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेट का एग्जाम वगैरह होता है थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये मंथ्स और डेट भी पूछते हैं। तो क्या है इसकी, इसकी जो डेट है 8 दिसंबर 1985। और हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू और नेपाल। ये क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, वो इज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। अब ये वाला क्वेश्चन क्यों लिया है भाई हमने, क्योंकि ये वाला फाइनेंस कमीशन वाला टॉपिक भी कौन सी वाली यूनिट में इंक्लूड कर रखा है इन्होंने, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस वाली यूनिट में इंक्लूड कर रखा है। कौन से वाला टॉपिक, फाइनेंस कमीशन वाला टॉपिक। और इस टॉपिक में से इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि 16th जो चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के वो कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, सोलवे, वो कौन से हैं, डॉक्टर अरविंद। कौन से हैं, डॉक्टर अरविंद। ये वाले जो क्या है इसकी चेयरमैन है। अब फाइनेंस कमीशन, अब पूरा डिटेल में मैंने इसका दे रखा है, डिटेल में क्या है और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई फाइनेंस कमीशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, सबको पता है, जो 5 ईयर्स में क्या है फॉर्म्ड की जाती है, जिसमें जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन होता है, कैसे क्या जो है उनको टैक्स रिवेन्यू जो है वो करना है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, उनके बीच का रिलेशन। सो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, 16th फाइनेंस जो कमीशन के चेयरमैन है वो पूछे गए हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या हो सकता है, ये जो आर्टिकल है कौन से आर्टिकल के अंडर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन से आर्टिकल के अंडर है, आर्टिकल 280 के है। आर्टिकल क्या है, 280। सो आपको याद रखना आर्टिकल क्या है, 280 याद रखना है। ये नोट डाउन कर लो, फाइनेंस कमीशन वाला जो है आर्टिकल कितना है, 280 है। और ये जो बॉडी है किस टाइप की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। और इसको हिंदी में आप क्या बोल सकते हो, संवैधानिक निकाय जो है इसको बोल सकते हैं। और ये जो इसका जो है फॉर्म्ड किसके द्वारा की जाती है, अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये फॉर्म्ड की जाती है। यानी इसका जो गठन है वो कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति जो है इसका गठन करते हैं। ये चीज़ भी पूछी जा सकती है कि फाइनेंस कमीशन कौन फॉर्म्ड करता है। अब बहुत सारे जो है प्राइम मिनिस्टर भी लगा देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना भाई, ये याद रखने वाली है। इनमें जो ये फैक्ट है ना, ये आपके माइंड में फिट होने चाहिए, ताकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन से मिस्टेक ना हो इनमें। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसकी फॉर्म्ड जो है फाइनेंस कमीशन की फॉर्म किसने की है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसका जो टर्म पीरियड कितना होता है, 5 ईयर्स में जो है फॉर्म्ड की जाती है। टर्म्स पीरियड कितना है, 5 ईयर्स है। कार्यालय यानी कितना है इसका, 5 ईयर्स में होता है इसका। और जो है रिपोर्ट जो है सबमिटेड किसको की जाती है, प्रेसिडेंट को की जाती है इसकी रिपोर्ट सबमिट, यानी राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाती है। सो ये है भाई फाइनेंस कमीशन का टॉपिक। और अब इसमें देखो क्या क्या क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं फाइनेंस कमीशन में। अब तो पूछा गया है कि 16th चेयरमैन कौन है। तो 16th वाला जो चेयरमैन कौन है, डॉक्टर अरविंद है। और अगर 15th पूछ ले, 15th कौन है, एन के सिंह है। और इनका जो टेन्योर पीरियड है, टेन्योर पीरियड भी आप याद रख सकते हो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2017 से लेके 2021 से जो है इनका टेन्योर पीरियड रहा है। 15th वाले जो चेयरपर्सन है एन के सिंह का। फिर है 16th वाले का जो टेन्योर पीरियड है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये वाला जो इनका टेन्योर पीरियड है अरविंद वाले का, डॉक्टर अरविंद सिंह का। फिर है अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है भाई, फाइनेंस कमीशन जो है कौन से आर्टिकल से डील करता है, आर्टिकल 280 है। ये पीवाईक्यू में भी पूछा गया, नेक्स्ट आगे जाके आएगा ये। फिर है ये अपॉइंट कौन करता है, वो अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये वाला भी ऊपर हमने फैक्ट में करके आए हैं, फॉर्म्ड वगैरह। फिर है चेयरपर्सन 14th फाइनेंस कमीशन के। अब देखो 14th हो गया, 15th हो गया, 16th हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब 16th वाला तो पूछ लिया इन्होंने, 15th भी याद रखना है, 14th भी याद रखना है। सो 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, वाई वी रेड्डी। फिर है फर्स्ट ईयर
व्हेन एफसी फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश, जब फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था वो कौन सा फर्स्ट ईयर था? सो कब इस्टेब्लिश हुआ था? सबसे पहले 1951 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था। सो ये है भाई फाइनेंस कमीशन का टॉपिक। यहाँ से ये वाले जो फैक्ट है ये पूछे जा सकते हैं, सो आपको याद रखने हैं ये। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जो है एग्रीकल्चर की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, सो वो उसको हम कौन सा रिवोल्यूशन बोलेंगे? वाइट रिवोल्यूशन बोलेंगे, सिल्वर रिवोल्यूशन बोलेंगे, ग्रीन बोलेंगे या ब्लू बोलेंगे? तो कौन सा रिवोल्यूशन बोलेंगे भाई? देखो रिवोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले जो है रिवोल्यूशन पता होना चाहिए कि रिवोल्यूशन होता क्या है। जिनको नहीं पता यानी क्रांति क्या होती है, जिसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशंस होती है किस चीज़ की, जैसे कोई भी है ग्रोथ होनी होती है, प्रोडक्शन डेवलपमेंट होना होता है किस चीज़ का? एग्रीकल्चर में लगा सकते हो आपकी, और किस में लगा सकते हो? डेयरी फिशरीज वगैरह में लगा सकते हो, यानी मछली पालन, कृषि, दुग्ध, इसमें जो है आप लगा सकते हो। इनमें जब टेक्नोलॉजी और साइंस का यूज़ करके इनकी जो ग्रोथ होती है ना, उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। अब इसमें किसका रिवोल्यूशन पूछ रखा है? एग्रीकल्चर का रिवोल्यूशन पूछ रखा है। सो एग्रीकल्चर का रिवोल्यूशन में क्या होगा, अगर एग्रीकल्चर की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एग्रीकल्चर की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, तो उसमें क्या है भाई, ये कौन सा रिवोल्यूशन माना जाएगा? ग्रीन रिवोल्यूशन माना जाएगा। और इसमें देखो जरूरी नहीं है कि ग्रीन रिवोल्यूशन आपसे पूछ लेंगे, अब जितने टाइप्स के रिवोल्यूशन है वो हम नीचे, मैंने जो है नीचे दे रखे हैं, आपको वो सारे कंप्लीट करने हैं। अब देखो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि रिवोल्यूशन का क्या होता है। जैसे वीट है, अब जो है इंडिया में जो गेहूं और चावल का जो प्रोडक्शन है यानी उत्पादन है वो क्या इंक्रीज हो रहा है, किसकी हेल्प से? मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से। और क्या, सीड्स वगैरह जो है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वगैरह का यूज़ हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वो चीज़ें जो है वीट की और चावल का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो उस रिवोल्यूशन को क्या बोल दिया इन्होंने? ग्रीन रिवोल्यूशन बोल दिया। सो अब जितने टाइप्स के रिवोल्यूशन है, अब नेक्स्ट जो है आपसे जरूरी नहीं है कि ग्रीन रिवोल्यूशन पूछा जाएगा, आपसे वाइट रिवोल्यूशन भी पूछ सकते हैं कि अगर मिल्क आ जाए तो मिल्क के लिए कौन सा रिवोल्यूशन है? वाइट रिवोल्यूशन है। फिशरीज के लिए यानी मछली पालन के लिए कौन सा रिवोल्यूशन है? ब्लू रिवोल्यूशन है। ऑयल सीड्स के लिए यानी तिलहन के लिए कौन सा है? येलो रिवोल्यूशन है, ऑयल सीड्स के लिए यानी। फिर आ जाता है सिल्वर रिवोल्यूशन, किसके लिए है? अंडा उत्पादन यानी एग्स के लिए है सिल्वर। फिर है ब्राउन रिवोल्यूशन, किसके लिए है? कोका और लेदर वगैरह के लिए ब्राउन रिवोल्यूशन है। देखो भाई इनके जो कलर का कॉम्बिनेशन बनाया गया है और जो ये प्रोडक्शंस हो रहा है इनसे ये मैच कर रहा है। अब आपको पता है ना कि ब्राउन जो है, लेदर जो है ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा सा ये ऐसे अंदाजा लगाना है। मिल्क क्या होता है? वाइट कलर का होता है, सो वाइट लिया। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स वगैरह ग्रीन कलर की होती है तो ग्रीन कलर का लिया। फिशरीज पानी में क्या है, वो ब्लू ब्लू होता है तो ब्लू रिवोल्यूशन लिया। ऑयल सीड्स जो है ऑयल येलोइश होता है तो येलो लिया है। एग जो है वाइट कलर का होता है सो सिल्वर लिया है। फिर लेदर ब्राउन होता है। फिर आ जाता है पर्पल रेवोल्यूशन। पर्पल रेवोल्यूशन में क्या है? लेवेंडर वगैरह की जो सुगंधित खेती जो इसको बोल देते हैं, इसको एरोमेटिक क्रॉप्स बोल देते हैं किसमें? इंग्लिश में। तो ये वो वाला रिवोल्यूशन है। ब्लैक रिवोल्यूशन किसके लिए आ जाएगा? पेट्रोल के लिए और ऑयल के लिए आ जाएगा, पेट्रोलियम। फिर है गोल्डन रेवोल्यूशन, किसके लिए? गोल्डन में आ जाएगा आपका फ्रूट्स आ जाएगा और क्या आ जाएगा? हॉर्टिकल्चर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो है यानी शहद और फल इसमें आ जाएगा स्वर्ण में, गोल्डन रिवॉल्यूशन में। सो ये है भाई रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट। अब तक हमने क्या किया है? सबसे पहले हमने क्या किया, ऐसे रिमाइंड करके चलेंगे चीज़ों को। सबसे पहले हमने क्या किया भाई? फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या किया? सबसे पहले वाला क्वेश्चन याद रखना है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाला किया है या उससे पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया? फाइनेंस कमीशन वाला क्या याद रखना है? देखो फाइनेंस कमीशन में जो है, एक सेकेंड, फाइनेंस कमीशन में क्या क्या याद रखना है? फाइनेंस कमीशन में जो है 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, ये आपको नोट डाउन करना है। 15th फाइनेंस कमीशन के कौन है, ये नोट डाउन करना है। 14th फाइनेंस कमीशन के कौन है, ये नोट डाउन करना है। इनके चेयरपर्सन आपको नोट डाउन करने हैं। फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये नोट डाउन करना है। और आर्टिकल कौन से आर्टिकल के अंडर है ये नोट डाउन करना है। तो ये फाइनेंस कमीशन का टॉपिक होगा। उसके बाद अब रिवोल्यूशन का क्या है? रिवोल्यूशन में हमने ग्रीन वाला किया है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उसके बाद मिल्क वाला भी इंपॉर्टेंट है, मिल्क वाला पूछ ले तो वो किसके लिए? वाइट रिवोल्यूशन के लिए। सो ये वाली चीज़ भी आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, क्या करनी है? नोट डाउन करनी है। नोट डाउन कैसे करोगे आप? ऐसे डायग्राम की फॉर्म में बनाना आप। ये है, आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट कर देना, मैं आपको डायग्राम बना के दे दूंगी अगर डायग्राम बोलोगे तो इसका। यानी यहाँ पे क्या है? ग्रीन, ग्रीन क्या होता है? एग्रीकल्चर। फिर क्या है? मिल्क, यहाँ पे मिल्क आ जाएगा। मिल्क क्या होता है? वाइट। आप बोलोगे तो मैं डायग्राम बना के आपको दे दूंगी,
आप कमेंट सेक्शन में बोल देना। आपको ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करनी है। फिर आ जाता है उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया और वर्क एज आउन आइडिया और वर्क इज कॉल्ड। किसी के विचार या कार्य की कॉपी करना भाई, ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, थेफ्ट, कॉपी, कॉपीराइट, प्लेगरिज्म, ये तो क्या बोलेंगे इसको भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लेगरिज्म हो जाएगा, यानी साहित्यिक चोरी इसको बोलते हैं। सो इसके कॉपीराइट का ही पता होना चाहिए, कॉपीराइट भी जो है उसके बारे में भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, पेटेंट के बारे में भी पूछी जा सकती है, और क्या है ट्रेडमार्क के बारे में भी पूछी जा सकती है। तो इनकी जो डेफिनेशन है हम करके चलेंगे। कॉपीराइट क्या होता है भाई, कॉपीराइट एक लीगल राइट होता है जो क्रिएटर्स को दिया जाता है उनके ओरिजिनल वर्क के लिए, यानी एक एक्सक्लूसिव राइट होता है जिससे जो है वो किस चीज़ पे हो सकता है, बुक्स हो गया या कोई भी सॉन्ग्स वगैरह हो गए या फिल्म्स वगैरह होगी, इनके लिए ये राइट होता है जो इनको राइट दिया जाता है। और इनका जो वैल्यू, जो पीरियड होता है ना, वैलिड फॉर लाइफ ऑफ ऑथर कितना होता है, 60, सबसे ज़्यादा होता है भाई, सबसे ज़्यादा कॉपीराइट का लाइफ जो है वैलिड फॉर लाइफ ऑफ द ऑथर सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कॉपीराइट में होती है। ठीक है, और इसका जो एक्ट कौन सा है, 1957 है, कौन सा एक्ट है, 1957 है। फिर आ जाता है पेटेंट, पेटेंट में भी क्या है, एक जो है एक्सक्लूसिव राइट गारंटेड किया जाता है, यानी इसमें जो है बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं सर्टेन पीरियड्स के लिए इन्वेंटर जो है। सो इसका जो पीरियड कितना है, 20, कॉपीराइट का कितना था, 60, पेटेंट का कितना है, 20, कॉपीराइट का कितना है 60 एंड पेटेंट का कितना है 20। फिर इसमें जो है एक्ट कौन सा है, 70। ये कॉमर्स वाले ना उनके लिए ये एक्ट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो पूछ लेंगे नॉर्मली कि पेटेंट एक्ट कौन सा है, 1970, और इनका जो है टाइम पीरियड पूछ लेंगे कितना है, 20 ईयर्स, ये है। तो इसमें क्या है, कोई भी नया इन्वेंशंस करते हैं या कुछ भी करते हैं उसके लिए टाइम दिया जाता है कि उस टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं उसको। तो ये होता है पेटेंट। फिर ट्रेडमार्क क्या होता है, एक सिंबल, लोगो, वर्ड यूज़ किया जाता है लीगली, जो रजिस्टर्ड होता है, जो ब्रांड के नाम से यूज़ किया जाता है, यानी दूसरों से क्या करता है, ये डिस्टिंग्विश करता है, यानी पहचान को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, पहचान को दर्शाता है, उसमें इसको क्या बोलेंगे, ट्रेडमार्क बोलेंगे। और इसका जो एक्ट है कितना है, 1999, और इसका जो वैलिड पीरियड कितना है, इसका कितना है, 10 ईयर्स। फिर लास्ट हमारा आएगा प्लेगरिज्म, यानी किसी दूसरे के विचार, लेख, सामग्री को बिना उसकी परमिशन के यूज़ करना अपने नाम से। सो ये है प्लेगरिज्म। जैसे राइटिंग की कॉपी कर लेना, राइटिंग कंटेंट वगैरह की, अकेडमिक्स वगैरह की कॉपी कर लेना डिसऑनेस्टी से। सो ये है प्लेगरिज्म। सो 3 चीज़ें की है अब हमने। इसमें क्या 3 चीज़ें नोट करने वाली है, सबसे पहले कॉपीराइट, फिर पेटेंट, फिर उसके बाद क्या किया है, ट्रेडमार्क, फिर उसके बाद क्या किया है, प्लेगरिज्म, ये किया। नोट डाउन करने वाली चीज़ क्या है, कॉपीराइट में क्या नोट डाउन करोगे, वैलिड पीरियड कितना है, 60 ईयर्स, पेटेंट का 20, ट्रेडमार्क का 10, एंड इसका तो ये तो नॉर्मली डेफिनेशन है, ये टाइम पीरियड हो गया इनका। और क्या नोट डाउन करोगे आप कि इसमें जो है इनकी डेफिनेशन कर चुके हैं हम, ये इन्वेंशन वगैरह कुछ भी नया वो करते हैं उसके लिए राइट वगैरह होता है, लीगली राइट यूज़ करने का। कॉपीराइट में, कॉपीराइट के लिए जो है इसमें भी लीगली राइट होता है यूज़ करने का, ये है। फिर उसके बाद अब हम करेंगे एक्ट। हाँ, और एक एक्ट भी, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको एक्ट भी याद रखना है कि ये 1999 एक्ट है, ये 1970 एक्ट है, और कॉपीराइट का एक्ट कितना है, 1957। तो कॉपीराइट का जो एक्ट कितना है, 1957, ये। तो ये आप नोट डाउन कर लेना। फिर आ जाता है नेक्स्ट, जो हम कर चुके वही आ गया दोबारा, फाइनेंस कमीशन का, क्योंकि उसमें तो 16 चेयरमैन जो है वो पूछा गया था। अब इसमें क्या पूछा गया है, आर्टिकल पूछा गया कि कौन से आर्टिकल के अंडर है ये। तो आर्टिकल हमने क्या किया था, आर्टिकल 280, आर्टिकल क्या है, 280। तो इसमें नीचे फैक्ट भी दे रखी है, आर्टिकल कितना है, 280 है। और टाइप्स ऑफ बॉडी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्म किया जाता है, 5 ईयर्स का इनका टेन्योर पीरियड होता है, और रिपोर्ट जो है किसको, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है।
और कल से जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे ना, सो कल हम डिटेल में जो है टॉपिक वाइज करते चलेंगे। सो इसमें देखो नॉर्मली करेंगे कि इसमें जो है पूछ क्या रखा है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट एंड टोटल रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज रिवेन्यू। यानी दोनों डेफिनेशन दे रखी है, ये बताने की दोनों सही है या नहीं है। तो दोनों डेफिनेशन सही है, ठीक है। टोटल कॉस्ट भी कैसे निकलती है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एंड टोटल रिवेन्यू भी कैसे निकलता है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये सेल वाला होता है, रिवेन्यू वाला सेल से, और ये आउटपुट जितना प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उससे। अब इसमें जो है नीचे डिटेल में दे रखा है, जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे ना ये सब कुछ डीप में करके चलेंगे। देखो इस डायग्राम में देखो, एवरेज कॉस्ट यहाँ पे दे रखी है। अब एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट यानी क्वांटिटी नीचे, ये एवरेज कॉस्ट निकल के आ गई। फिर पूछ रखा है कि जो टोटल रिवेन्यू है वो कैसे निकलता है, तो टोटल रिवेन्यू जो है वो कैसे निकलता है, ये टोटल रिवेन्यू है, और नीचे जो है एवरेज कॉस्ट गिवन है, एवरेज कॉस्ट गिवन है। तो ये कैसे निकल जाएगी, टोटल रिवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी, सेम। उस वाले में क्या आ रहा था एवरेज कॉस्ट निकालने में टोटल कॉस्ट, इसमें एवरेज रिवेन्यू निकालने में ऊपर क्या आ रहा है टोटल रिवेन्यू। तो ये है, और डिटेल में भाई ये डायग्राम के थ्रू हम जब सिलेबस करेंगे ना तब देखेंगे। फिर आ जाता है मार्केट वाला। मार्केट से भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो है कंप्लीट डिटेल में हम कल से सिलेबस स्टार्ट करेंगे, सीरियल वाइज चलेंगे तब करते चलेंगे। बट अब इसमें देखो, मार्केट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन सेलर्स, यानी मोर देन वन सेलर्स किस में होते हैं, मतलब उसमें देखो बट फ्यू, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं बोला इन्होंने, ब्रैकेट में बोला है बट फ्यू होते हैं। तो आइसोकैंट का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड है ये, जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनको पता है इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड है ये, तो ये वाला तो है ही नहीं। दूसरा क्या है, मोनोपोली, एकाधिकार। मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर होता है, सिंगल सेलर होता है। ओलिगोपोली में क्या होते हैं, फ्यू सेलर होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओलिगोपोली हो जाएगा। देखो कितना बिल्कुल बेसिक चीज़ पूछ रखी है इन्होंने, बट इतना इनका कोई वो नहीं है कि बेसिक ही पूछेंगे, हम सारा कुछ डिटेल में करके चलेंगे चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखो परफेक्ट कंपटीशन में मैनी होते हैं, बायर सेलर मैनी होते हैं, और मोनोपोलिस्टिक में भी क्या होगा, मैनी होंगे, बट इसमें जो है सेलर कितने होंगे, फ्यू होंगे। मोनोपोली में सेलर कितना होगा, वन होगा। फिर इसमें फ्रीडम होगी एंट्री की, इजी है। इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी जो एंट्री है वो इजी है, बट ओलिगोपोली में डिफिकल्ट होती है। कोई ये नहीं है कि कोई भी सेलर घुस गया और अपने जो है जो प्रोडक्ट को सेल करने लगे, इसमें भी क्या है एंट्री डिफिकल्ट है। और मोनोपोली में तो सिंगल ही है वो सेलर, इसमें तो और भी ज़्यादा डिफिकल्टी है। अब इसमें जो प्रोडक्ट है अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, मीन्स कॉमन प्रोडक्ट होता है जो परचेज करते हैं नॉर्मल, बट मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, डिफ्रेंशिएटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल सॉप, आप साबुन का एग्जाम्पल ले सकते हो, उसमें लक्स, पियर्स, कितनी सारी वैरायटी होती है, डिफ्रेंशिएटेड होती है इसमें। ओलिगोपोली में दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, डिफ्रेंशिएटेड और डिफ्रेंशिएटेड दोनों हो सकती है इसमें, सिंगल में। मोनोपोली में क्या आ जाएगा, बिल्कुल ही यूनिक होता है। और ये जो बाकी का बच गया ना, डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे डीपली, जब मार्केट वाला चैप्टर शुरू करेंगे ना तब हम देखेंगे। अब देखो आज हमने क्या किया है, आज किया है जो PYQs हैं, जो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड पूछा गया है, यानी दो क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन से पूछे गए हैं। एक इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है वो कॉस्ट के ऊपर पूछा गया है, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रिवेन्यू। और क्या पूछा गया है भाई, रिवोल्यूशन के बारे में पूछा गया है। और क्या पूछा गया है, रिवोल्यूशन का हो गया, कॉस्ट का हो गया, ये फाइनेंस कमीशन का हो गया। फिर कॉपीराइट ये वगैरह, ट्रेडमार्क वगैरह के बारे में होगा, प्लेगरिज्म वगैरह, ये रिवोल्यूशन का हो गया। और उससे पहले फाइनेंस कमीशन का जो चेयरपर्सन को पूछा गया था वो हो गया। और उससे पहले सार्क वाला क्वेश्चन, सार्क वाला क्वेश्चन होगा। सो ये कंसेप्ट जो है आज हमने किए हैं, इन कंसेप्ट में आपको क्या नोट डाउन करना है, नोट डाउन सार्क का क्या करोगे, हेडक्वार्टर और इनकी इस्टेब्लिशमेंट। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल, और इस्टेब्लिशमेंट 8 दिसंबर 1985। नेक्स्ट में क्या नोट डाउन करोगे, 16th फाइनेंस चेयर कमीशन जो कौन है, 15th कौन है एंड 14th कौन है,
ये चेयरपर्सन जो है कौन होंगे फाइनेंस कमीशन की, याद करनी है, ये नोट डाउन करनी है। और क्या नोट डाउन करना है, इनका टेन्योर कितना होता है और कौन इनको फॉर्म करता है। टेन्योर होता है 5 ईयर्स एंड फॉर्म कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आर्टिकल नोट डाउन करोगे, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 280। उसके बाद क्या नोट डाउन करना है, रेवोल्यूशन के बारे में नोट डाउन करना है कि वो आप कमेंट सेक्शन कर देना कि मैं डायग्राम आपको बना के दूँ या आप खुद बना लोगे ये इस टाइप से डायग्राम, ताकि ये आपको ज़्यादा ना लगे, इस टाइप से आपको याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो मेरे को बता देना कि डायग्राम बना के देना है या नहीं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कौन सा है, वाइट कौन सा है, ब्लू कौन सा है, येलो, ये सब कुछ ये करना है। डायग्राम बना दोगे ना, इतने से स्पेस में पूरा डायग्राम बन सकता है, या मैं ही बना के दूंगी आपको डायग्राम, ठीक है। इतने से स्पेस में डायग्राम बन जाएगा, वो थोड़ा सा ट्रिक से वो नोट डाउन करना है। उसके लिए आप स्पेस छोड़ देना, मैं ही दूंगी आपको डायग्राम बना के। फिर है ये कॉपीराइट, प्लेगरिज्म वगैरह ये क्या होते हैं। अब इसके जो है ना, ये और भी ज़्यादा डीप में है ये प्लेगरिज्म वगैरह। ये तो मैंने सिर्फ आपको नॉर्मली डेफिनेशन बताई है, बट डीप में जाके करोगे तो इनके लेवल होते हैं कि कितने लेवल तक की जो है ये साहित्यिक चोरी वगैरह की जाती है। ज़ीरो लेवल से लेके 1, फिर लेवल 2, लेवल 3, ऐसे लेवल होते हैं कि कितनी ज़्यादा। और फिर इनकी पेनल्टी भी होती है, कितनी ज़्यादा पेनल्टी होती है। सो ये नेट का जो सिलेबस है उसमें ज़्यादा, इतने डीप में तो इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। सो इस वजह से मैंने वो चीज़ें नहीं डाली इसमें। तो ये नोट डाउन करोगे। इनका टाइम पीरियड कितने, 60 कॉपीराइट का, और एक्ट कौन सा, 1957। 20 किसका हो जाएगा, पेटेंट का। और 1970 जो एक्ट है ट्रेडमार्क का, 1999 एक्ट है। और 10 जो है इसका टाइम पीरियड है, ये यहाँ पे नोट डाउन, ऐसे नोट डाउन करना है बिल्कुल। ये नहीं है कि पूरी जो ये महाभारत उतारनी है, नहीं। जैसे मैंने बताया, सिर्फ ये फैक्ट आपको नोट डाउन करने हैं और कुछ भी नोट डाउन नहीं करना। फिर आर्टिकल कौन सा है, 280 ऊपर करके आ चुके हैं ये। फिर आ जाता है ये वाली जो चीज़ है ना, ये आप बस यहाँ नोट डाउन मत करना, आप अभी नोट डाउन मत करना। ये मैं जब टॉपिक कराती चलूँगी ना, तो मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगी डायग्राम के थ्रू। फिर है सिर्फ इसके लिए आप मोनोपोली में कितने सेलर होते हैं, ओलिगोपोली में कितने होते हैं, मोनोपोलिस्टिक में क्या, और परफेक्ट कंपटीशन में क्या, वो चीज़ें ये सिर्फ ये नोट डाउन कर लेना। बाकी जो है ये इनका डायग्राम वगैरह, इलास्टिक, इन इलास्टिक वगैरह, ये सारी चीज़ें जो मार्केट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैं तब करवाऊँगी डीप में, ठीक है। सो ये कंसेप्ट किए हैं भैया आज हमने। सो कमेंट करके बताना कैसा रहा। और कल जो है धीरे धीरे ये PYQ भी करते रहेंगे डीप में। आप अलग से जो नोटबुक है लगा लेना, ये नोट डाउन करने हैं आपको अलग से। और बाकी कल से जो सिलेबस स्टार्ट करेंगे ना, जो डेली की क्लास होंगी, वो जो मेन मेन चीज़ें हैं मैं जो नोट डाउन करवाऊंगी वो आपको अलग से नोट डाउन करना है। और PYQ के एक ही नोटबुक में पीछे 5-6 पेज जो है आप छोड़ देना, और उन पेज पे आप ये जो मेन मेन पॉइंट्स क्रक्स वो लिखते चले जाना जो PYQs की है। और जो मैं सिलेबस स्टार्ट कर रही हूँ कल से वाली क्लास, उसका वो आगे से स्टार्ट कर देना, उसमें भी मेन मेन चीज़ें लिखनी है। कोई भी बिल्कुल कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखना, बिल्कुल क्रक्स लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। मैं आपको ना एक पेज पे थोड़ा सा लिख के दूंगी कैसे क्या लिखना है, क्लास फिनिश होने के बाद वैसे ही नोट डाउन करना है आपको, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। कल से जो है सिलेबस स्टार्ट करेंगे। एक क्लास जो ये PYQ बचते हैं इनकी ऐसे डीपली करेंगे, एक क्लास सिलेबस स्टार्ट वाली होगी। सो अराउंड 40 to 50 डेज में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा, इकोनॉमिक्स एंड ये गवर्नेंस वाली यूनिट का, 40 से 50 डेज, ठीक है।